नमस्कार। दूरदर्शन के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे यहाँ कहा जाता है कि विद्या ददाति विनयम विनयाद्याति पात्रताम पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनात् धर्मम ततः सुखम। जीवन में यदि सुख चाहिए तो उसका रास्ता विद्या से प्रारंभ होता है, और यदि विद्या का आप ठीक प्रकार से उपयोग करते हैं, ज्ञान का ठीक प्रकार से आप उपयोग करते हैं, तो केवल स्वयं ही नहीं अपितु अपने आसपास और हम कह सकते हैं संपूर्ण मानव जगत, जीव जगत का आप कल्याण कर सकते हैं। लेकिन दूसरी बात भी कही जाती है, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलश्य साधोर विपरीत मेतत ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि सारा भाव जो है वो है ज्ञान के साथ में संस्कार किस प्रकार से जुड़े, ज्ञान के साथ में विद्या के साथ में किस प्रकार से ऐसी चीज़ें जोड़ी जाएं जिससे मानव जीवन सहज और सुखद बन सके। इसी दिशा में सरकारें भी काम करती हैं, समाज भी काम करता है। और जब बात हम सरकार की करते हैं तो वो हर विषय में कहीं ना कहीं कोई नीति बनती है। शिक्षा के क्षेत्र में भी पिछले कुछ वर्षों में हमने नाम सुना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति। इस नई शिक्षा नीति में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में आखिर क्या कुछ ऐसा है, इस सब पर चर्चा करेंगे। नई शिक्षा नीति और बदलता भारत, इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में पधारे हैं श्रीमान प्रमोद कुमार शर्मा जी। प्रमोद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रमोद कुमार जी सहायक निदेशक हैं राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल जयपुर में, और साथ ही अनेक सामाजिक गतिविधियों में, शैक्षणिक गतिविधियों में भी आप जुड़े रहते हैं। प्रमोद जी, सबसे पहले जानकारी आपसे ये चाहेंगे कि जिस राष्ट्रीय शिक्षा नीति की, नई शिक्षा नीति की जो बात होती है, आखिर क्या है और कैसे बनी है? देखिए, देश के विकास के लिए शिक्षा मूलभूत आवश्यकता है। प्रारंभ से आज तक भारत में शिक्षा को बहुत महत्व दिया गया है जी। पहले गुरुकुल पद्धति चला करती थी। जब देश स्वतंत्र हुआ उसके बाद शिक्षा अलग अलग बदलती गई। 1968 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी, उसके बाद 1986 में बनी, और उसके बाद बदलते भारत, बदलते विश्व में शिक्षा की आवश्यकता अलग आयामों में पड़ी। तो 2020 में जो नई शिक्षा नीति आई, ये इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में एक समिति बनी थी। उसके द्वारा लोकतांत्रिक तरीके से विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों, विभिन्न लोगों के माध्यम से, विभिन्न स्कॉलर्स के माध्यम से सुझाव देने के बाद एक एजेंडा बना शिक्षा का, और उसे नाम दिया गया राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, जिसमें मुख्य आवश्यकता ये थी कि 100% जो नागरिक हैं वो शिक्षित हों, युवा और एडल्ट। 1986 के बाद में ये नई शिक्षा नीति आई, और साथ ही प्रमोद जी का ये भी कहना है कि बहुत लोकतांत्रिक तरीके से ये शिक्षा नीति आई है। ऐसा नहीं है कि किसी एक व्यक्ति के मन में कोई विचार आया और उन्होंने उसको कोई नई शिक्षा नीति के रूप में लागू कर दिया हो। अनेक विशेषज्ञों से, हजारों लोगों से सुझाव मांगे गए हैं, और उन सुझावों को विशेषज्ञों ने अपने अनुभव के आधार पर, तर्कों की कसौटी पर कसा है, और जो कुछ लगता है कि देश और समाज के लिए बेहतर हो सकता है, ऐसे प्रावधानों को उसमें जोड़ने का प्रयत्न भी किया गया है। जिस तरीके से प्रमोद जी आपने भी बताया कि 2020 में ये शिक्षा नीति आई, लगभग 3 वर्ष पूरे हो गए हैं इस शिक्षा नीति को। क्या लगता है कितने कदम आगे बढ़े हैं? क्या कुछ उस नई शिक्षा नीति को लागू करने की दिशा में कुछ प्रारंभिक स्तर पर कुछ हम आगे बढ़े हैं? अभी सभी सरकारों, राज्य सरकारों ने अलग अलग टास्क लेकर इस कार्य को शुरू किया है, और कुछ राज्य सरकारों ने तो लगभग उसी रूप में इसको लागू करने का फैसला किया है जो दी गई है जी। अच्छा, इसमें मुख्य बात यह है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्राचीन भारत के गौरव को जोड़ते हुए वर्तमान आवश्यकताओं के संदर्भ में इसको लागू किया जा रहा है जी। तो इसमें कोई अपवाद या विवाद की स्थिति भी नहीं बन रही है, और बहुत सोच समझ कर इस शिक्षा नीति का निर्माण किया गया है, जिसमें भारत की जो आबादी है उसे व्यावसायिक शिक्षा से जोड़ते हुए इसे आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया है। तो महत्वपूर्ण बात एक ये भी निकल कर आई है कि इसमें भारत के प्राचीन गौरव को जो है वो बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, और कहा भी जाता है कि आप अपनी नई पीढ़ी का निर्माण किस प्रकार से करते हैं, उसके भीतर राष्ट्रीयता की भावना, उसके
अपने मान बिंदुओं के प्रति स्वाभिमान का भाव किस प्रकार से जागृत हो सकता है, ये बहुत कुछ निर्भर करता है कि विद्यार्थी जबकि जिस आयु में उनका मन बड़ा कोमल होता है उस समय किस प्रकार के विचार, किस प्रकार की वैचारिक खुराक उनको दी जाती है, बहुत कुछ निर्भर करता है शिक्षा पर। और प्रमोद जी ने बताया भी कि अपने मान बिंदुओं का, अपने राष्ट्रीय गौरव का, अपने प्राचीन गौरव का उसमें उचित ध्यान भी रखा गया है। प्रमोद जी, चर्चा ये भी करना चाहेंगे कि जिस तरीके से एक लंबे अंतराल के बाद में नई शिक्षा नीति आती है, क्या कुछ लगता है कि पुराना जो पैटर्न चल रहा था उसमें और जो नई शिक्षा नीति है उसमें क्या बड़े परिवर्तन, जिसे कहें कि हाँ नहीं एकदम कुछ मेकओवर हो गया है, बिल्कुल बहुत कुछ नया आ गया है, क्या कुछ विशेष बातें ऐसी लगती हैं? देखिए, पहला तो बड़ा निर्णय लिया गया है कि जो शिक्षा पर व्यय है वो जीडीपी का 6% शिक्षा पर व्यय करने का एक लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके अलावा पहले जो व्यवस्था थी 10+2+3, अब इसको चेंज किया गया है। अब इसमें प्रारंभ के 5 वर्ष, उसके बाद मिडिल उच्च प्राथमिक के 3 वर्ष, उसके बाद माध्यमिक शिक्षा के 3 वर्ष और उसके बाद 4 वर्ष, ये व्यवस्थाएं की गई है। तो प्राथमिक शिक्षा जैसे आंगनबाड़ी से ही शुरू हो जाती है और पहली दूसरी तक 8 वर्ष तक का बच्चा पहली दूसरी तक की वो शिक्षा प्राप्त करेगा। क्योंकि आपको ये पता है कि मस्तिष्क 6 वर्ष के बालक का मस्तिष्क लगभग विकसित हो चुका होता है। 85% उसके मस्तिष्क का विकास 6 वर्ष की आयु तक ही पूरा हो जाता है। तो ये प्राथमिक शिक्षा बड़ी आधारभूत आवश्यकता है। इसे बहुत संकेंद्रित और व्यवस्थित किए जाने की आवश्यकता सरकार ने और शिक्षाविदों ने महसूस की, तो इसे इसमें लागू किया गया। इस प्राथमिक शिक्षा में जब आप बात कर रहे हैं तो सामान्य रूप से एक विषय उठता है कि छोटे बच्चों के बस्ते का बोझ कुछ कम किया जाए, क्या लगता है कुछ इस पर भी कुछ इसमें काम किया गया? बिल्कुल काम किया गया। सीखो, करो और सीखो, इस पर यह विशेष जोर दिया गया है। 5वीं कक्षा तक बच्चे को ज्यादा उसकी परिस्थितियों के अनुसार और उसकी मातृभाषा में, उसकी स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार उसे शिक्षण प्रदान किया जाएगा। आपको मैं बताऊं विवेकानंद जी कि विल डुरेंट आए थे अंग्रेजों के काल में, एक शिक्षाविद विल डुरेंट आए थे और उन्होंने यहाँ की शिक्षा व्यवस्था की बहुत प्रशंसा की है। उन्होंने उस समय ये बताया है कि भारत में 90% शिक्षित हैं। हर गांव में एक गुरुकुल हुआ करता था और उसी गुरुकुल की तर्ज पर आज आवासीय विद्यालयों की स्थापना के लक्ष्य को निर्धारित किया जा रहा है। कस्तूरबा गांधी विद्यालयों को मजबूत किया जा रहा है, उनमें संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं और प्राथमिक शिक्षा 5वीं तक, यानी 11 वर्ष का बच्चा 5वीं तक की शिक्षा प्राप्त करेगा और वो अपनी आसपास की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। आसपास की जो स्थानीय भाषाएं हैं उन्हें सीखेगा और उनके साथ साथ वह जो परिवेश से जो उसे सीखना है उसके शिक्षक, उस शिक्षक और पिपल शिक्षक जो अनुपात है, शिक्षक शिक्षार्थी अनुपात है, उसे भी दुरुस्त करने का प्रयास किया जाएगा कि 30:1 का अनुपात हो, एक शिक्षक के साथ में 30 विद्यार्थी। और जो आर्थिक सामाजिक रूप से पिछड़े क्षेत्र हैं उनमें तो इसे और कम 25 छात्र और एक शिक्षक ये रखने का प्रयास इसमें किया जा रहा है ताकि पर्सनल समस्त जिज्ञासाओं की पूर्ति शिक्षक कर सके। प्रमोद जी, एक विषय ये भी इस शिक्षा नीति में देखने को मिला है कि जब प्रारंभिक शिक्षा की बात होती है तो ये शिक्षा नीति कहती है कि प्रारंभिक शिक्षा आपकी मातृभाषा में होनी चाहिए। अनेक विशेषज्ञ भी इस संदर्भ में ये कहते हैं कि बच्चे की प्रारंभिक शिक्षा उस भाषा में होनी चाहिए जिस भाषा में उस बच्चे को सपने आते हों, क्योंकि उसकी कल्पना शक्ति की जब बात होती है तो कहीं ना कहीं लगता है। लेकिन दूसरी तरफ जब हम समाज में जाते हैं, समाज में देखते हैं, अभिभावकों की मनस्थिति को देखते हैं तो लगता है कि नहीं, हमारा बच्चा बचपन से फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने लग जाए। और इस भ्रम में जगह जगह जो निजी विद्यालयों की बात होती है, अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय बढ़ गए हैं, सरकारें भी अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय बढ़ा रही हैं। एक प्रकार का विरोधाभास लगता है। सरकार कहती है कि नहीं, प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा में होनी चाहिए, बाहर का वातावरण कहता है कि नहीं, अंग्रेजी भाषा में होनी चाहिए। ये शिक्षा नीति क्या कुछ इस प्रकार के प्रबंध कर रही है या फिर ये समाज के मानस में किस प्रकार से परिवर्तन आ सकता है, या जो चल रहा है वही ठीक है? क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है।
सरकार संस्कृत सहित जो अपने भारत की भाषाएं हैं, कन्नड़ है, मलयालम है, तेलुगु है, उन सब भाषाओं पर जोर देने के साथ साथ जो विदेशी भाषाएं हैं, अंग्रेजी के अलावा जापानीज है, थाई है, फ्रेंच है, जर्मन है, उन पर भी पूरा जोर दे रही है। वो इस शिक्षा नीति में शामिल है। उन समस्त भाषाओं के माध्यम से बच्चे ज़्यादा सीख पाएंगे, ऐसा इसमें प्रयास किया गया है। सिर्फ अंग्रेजी पर ही जोर नहीं दिया जा रहा है, वो तो एक गुणवत्ता सुधारने का जो लक्ष्य है इस शिक्षा नीति में, जो मुख्य बात है कि गुणवत्ता का सुधार किया जाए। इसलिए संसाधनों के साथ साथ उन्हें अंग्रेजी माध्यम का एक क्रेज बना हुआ है सोसाइटी में, तो इसलिए उनका परिवर्तन किया जा रहा है। बाकी शिक्षा नीति में अन्य भाषाओं पर बहुत जोर दिया गया। लेकिन जो ये मातृभाषा में प्रारंभिक शिक्षा देने की जो बात कही गई है, क्या आप सहमत हैं? क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, बच्चा ज़्यादा सीखेगा। मैंने आपको विल डुरेंट का उदाहरण इसीलिए दिया कि उस समय में जो गुरुकुल हुआ करते थे वो स्थानीय भाषा में सीखते थे, और वो ये कहता है कि 100% लोग साक्षर थे। उस समय साक्षरता पढ़ना, लिखना और समझना, इसके साथ अंक गणित। उस समय के जो शिक्षक होते थे वो भी उन छात्र छात्राओं को उनकी आवश्यकता अनुसार और उस परिवेश के अनुसार शिक्षा देते थे। यदि वो आयुर्वेद सीखता था तो शुरू से उसको आयुर्वेद की शिक्षा देते थे। यदि वो मंत्र कर्मकांड सीखता था तो उनको मंत्र कर्मकांड की शिक्षा देते थे। यदि वो शस्त्र विद्या सीखता था तो उनकी शिक्षा देते थे। इसी प्रकार से इस शिक्षा नीति में भी यह प्रयास किया गया है कि स्थानीय आवश्यकता के अनुसार, आज की आवश्यकता के अनुसार समस्त समावेशी शिक्षा समस्त छात्र छात्राओं को प्राप्त हो, इसके लिए प्रयास किया जाए। आपने जिस प्रकार से ये विषय अभी रखा कि जो उसकी रुचि है उसके आधार पर व्यक्ति काम अपना सीख सकता है, माननीय प्रधानमंत्री जी अनेक बार स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं, और साथ ही ये शिक्षा जो है वो रोजगार परक किस प्रकार से बने, इसकी भी जब बात होती है तो स्किल डेवलपमेंट की बात होती है। नई शिक्षा नीति जो है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ये व्यक्ति को रोजगार प्रदान करने के लिए और उसका कौशल विकास किस प्रकार से बढ़े, इसके संदर्भ में भी क्या कोई प्रावधान करती है? इसमें मैं आपको दो बातें बता रहा हूँ। जो अपनी 12वीं पंचवर्षीय योजना थी 12 से 17, उसमें एक अध्ययन किया गया था कि व्यावसायिक शिक्षा पर मात्र 5% खर्चा किया गया था, जबकि जो विकसित देश हैं, यूएसए, जर्मनी, दक्षिण कोरिया, यूएसए में 52%, जर्मनी में 75% और दक्षिण कोरिया में 96% व्यय शिक्षा का व्यावसायिक शिक्षा पर किया जाता था। और ये व्यावसायिक शिक्षा पर अब जोर दिया गया है। 6वीं क्लास से व्यावसायिक शिक्षा को बच्चा चुनेगा। साथ में शिक्षा को बहुविषयक बनाया जा रहा है। अब ऐसा नहीं है कि जो मानविकी विषय लेगा वो मानविकी पढ़ेगा, जो साइंस विषय लेगा वो साइंस पढ़ेगा। अब बच्चा साइंस, इंजीनियरिंग और मैथ्स के साथ संस्कृत और इतिहास भी पढ़ सकता है। तो उसकी जो उसका व्यक्तित्व है वो बहुआयामी बनेगा, और बहुआयामी व्यक्तित्व के साथ साथ वह सर्वांगीण विकास की ओर अग्रसर होगा। सिर्फ जो रटंत विद्या है, जो कोचिंगें हैं, उनके अनुसार नहीं चलेगा। ये जो व्यवस्था इस समय चल रही है, उस समय आप देख रहे हैं कि 6वीं क्लास से ही माँ बाप अपने बच्चों को फाउंडेशन के लिए डालने का प्रयास करते हैं। ये शिक्षा बैग का बोझ कम करने वाली, यदि उसको दुभर लगती है अंग्रेजी तो उसका बोझ कम करने वाली, यदि वो परीक्षा से डरता है तो परीक्षा के बोझ को कम करने वाला, ये सब इस शिक्षा नीति में व्यवस्थाएं की गई है। अब जैसे 30वीं क्लास, 5वीं क्लास, 8वीं क्लास ये परीक्षाएं होंगी। इसके अलावा 10वीं और 12वीं का बोर्ड होगा। लेकिन 10वीं और 12वीं के बोर्ड में भी बच्चे के पास एक साल में 2 बार परीक्षा का विकल्प होगा, वो सुधार कर सकेगा। तो उसका कोई स्ट्रेस जो है वो नहीं है, तनाव कम होगा। ये व्यवस्था इस शिक्षा नीति में बहुत मजबूत तरीके से की जा रही है। तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात है। हमें ध्यान आता है जिस दौर में हम लोग जब कॉलेज में पढ़ते थे तो कहीं ना कहीं मन में ये भाव रहता था कि विज्ञान का यदि विद्यार्थी है और उसकी रुचि थोड़ी बहुत साहित्य में भी है तो वो अपने स्तर पर, अपने घर पर, अपने हिसाब से पढ़ सकता था। लेकिन ये नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये प्रावधान करती है कि आप विज्ञान पढ़ने के साथ में आप साहित्य भी पढ़ सकते हैं, आप वाणिज्य विषय भी पढ़ सकते हैं। बहुत लिबरल इसको कहा जा सकता है इस मामले में। और साथ ही साथ आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपनी आजीविका के लिए जो क्षेत्र चुनना चाहते हैं उस क्षेत्र के लिए भी आपके द्वार खुलते हैं।
निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि ये ऐसे अनेक प्रावधान हैं जो देश को आगे लेकर जाएंगे और नई पीढ़ी जो आने वाली है उसमें कहीं ना कहीं कौशल भी बढ़ने वाला है, उसकी दक्षता भी बढ़ने वाली है। ये तो हमने बात की प्रमोद जी विद्यार्थियों के हिसाब से, उनके लिए बहुत उपयोगी ये नई शिक्षा नीति बताई जा रही है। शिक्षकों के लिए यदि हम बात इसमें एक बार बीच में बोलूँगा आपके, इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो ड्रॉप आउट रेशियो है भारत का वो बहुत ज़्यादा है। जो ठहराव है बच्चों का स्कूल में, प्राइमरी एजुकेशन में, वो 90% के लगभग, उच्च प्राथमिक स्तर पर वो 79% चला जाता है और सेकेंडरी लेवल पर वो 56% के पास पहुंच जाता है। ये भारत का ठहराव रेशियो है। ये जो शिक्षा नीति जो सुरुचिपूर्ण ढंग से देने का प्रयास किया जाएगा, जिसमें खेल भी शिक्षा में शामिल है, जिसमें विज्ञान भी शिक्षा में शामिल है, कला, साहित्य, संगीत, भाषाएं, ये सब शिक्षा में शामिल है। तो इस सुरुचिपूर्ण शिक्षा की स्थापना जब वो व्यवस्था जब होगी तो बच्चे स्कूलों में ठहरेंगे। और एक दूसरी बात क्या है कि जो शैक्षिक नवाचारों के लिए भारत में ज़्यादा प्रयास नहीं किए गए हैं। जो विकसित देश हैं उन्होंने शैक्षिक नवाचारों और अनुसंधानों पर अपने जीडीपी का बहुत बड़ा हिस्सा व्यय किया है। भारत में जीडीपी का सिर्फ 0.69% हिस्सा शैक्षिक नवाचारों पर और अनुसंधान पर व्यय किया जा रहा है। इसके लिए अब एक नवीन राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना इस शिक्षा नीति के माध्यम से की जा रही है, जो अनुसंधान और अनुसंधानों के साथ साथ नवाचार इस पर ध्यान केंद्रित करेगा और पैसा देगा, वित्त की व्यवस्था करेगा। इससे अनुसंधानों का दौर जो मोदी जी बात कर रहे हैं स्किल डेवलपमेंट की या स्टार्टअप की बात कर रहे हैं, वो बढ़ेंगे। निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि विद्यार्थियों का मन उस पढ़ाई में लगे, इसलिए सुरुचिपूर्ण जो है वो अध्ययन उस पर भी जोर दिया जा रहा है। और साथ ही प्रमोद जी ने कहा कि इस पढ़ाई के साथ साथ साहित्य, कला, संगीत, इन विषयों को भी साथ में जोड़ा जा रहा है। हमारे यहाँ तो कहा जाता है साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन तृणम न खादन नपि जीवमानस तदा भागधेयम परम पशु नाम। मनुष्य को अन्य जीवों से श्रेष्ठ इसलिए माना गया है क्योंकि उसके पास विद्या है, और विद्या के साथ भी साहित्य, संगीत या कला का कोई भी क्षेत्र, उसमें व्यक्ति की रुचि होना आवश्यक है। ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो जीवन को आनंदित बनाती हैं, जीवन को तनाव से दूर लेकर जाती हैं। और शायद इसीलिए पूरे विश्व से जब भी किसी व्यक्ति को शांति की खोज में आना होता है तो वो भारत भूमि की ओर आता है। जब भारत भूमि की बात करते हैं प्रमोद जी, तो ध्यान में आता है कि जिस प्रकार के विचार की सरकार है केंद्र में, वो भी कहीं ना कहीं भारत और भारतीयता के संस्कारों को के प्रति एक विशेष प्रकार का आग्रह उनका रहता है कि हम अपनी जड़ों की ओर लौटें, अपनी जड़ों से जुड़े रहें। भारत, भारतीयता, भारतीय परंपराएं, भारतीय विचार, ये भी क्या इस नई शिक्षा नीति के माध्यम से और अधिक पल्लवित होने वाला है? देखिए, भारत का जो गौरव है वो उसकी शिक्षा के कारण ही रहा है। विश्व गुरु कहलाता था तो वो शिक्षा की उपलब्धता के कारण ही कहलाता था। तक्षशिला, विक्रमशिला, वल्लभी, नालंदा ऐसे विश्वविद्यालय थे जिनमें बाहर के लोग यहाँ पढ़ने आया करते थे। आज हम कैलिफोर्निया जाते हैं, ऑक्सफोर्ड जाते हैं, न्यूयॉर्क जाते हैं, वो लोग यहाँ पढ़ने जाते थे और वो फिर पूरे विश्व में भारत के ज्ञान गौरव का बखान करते थे। वो व्यवस्था यदि आज लागू हो जाए तो क्या भारत को कोई इसमें बुराई महसूस हो रही है क्या? ये तो हमें करना ही है। विश्व गुरु था और विश्व गुरु हम बने, यही तो हमारा प्रयास होना चाहिए। और इसी प्रयास के लिए यदि शिक्षा में मूलभूत कोई परिवर्तन भी करना पड़े तो वो किया जाना चाहिए। तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि एक दौर में जब भारत को विश्व गुरु कहा जाता था, लोग अलग अलग देशों से आते थे और तक्षशिला, नालंदा जैसे विश्वविख्यात विश्वविद्यालय यहाँ हुआ करते थे। लेकिन कालांतर में कुछ परिस्थितियाँ बदली और बाहर से जो लोग पढ़कर आते हैं उनको एक विशेष दर्जा दिया जाने लगा। लगता है नई शिक्षा नीति से पुनः वापस पहले वाले दिन आएंगे, फिर से भारत विश्व गुरु के पद पर आसीन होगा और विदेशों से भी उच्च शिक्षा के लिए लोग हमारे यहाँ फिर से आया करेंगे। हमने शिक्षा नीति के अलग अलग विषयों की बात की प्रमोद जी, विद्यार्थियों को लेकर भी बात की, लेकिन जब शिक्षा की बात होती है तो शिक्षक की बात किए बिना बात अधूरी रहती है। शिक्षकों के लिए क्या कुछ इसमें विशेष प्रावधान है कि उनकी भी योग्यता, क्षमता बढ़े और उनके माध्यम से ही चूंकि नए भारत का भविष्य गढ़ा जाता है, शिक्षकों के लिए क्या कुछ विशेष प्रावधान इसमें किए गए हैं?
शिक्षकों को कैरियर मैनेजमेंट के लिए अवसर दिए जा रहे हैं। उनमें लीडरशिप क्वालिटी डेवलपमेंट करने के इसमें प्रावधान किए गए हैं। उन्हें पदोन्नति, पहचान, इस अपनी जो व्यावसायिकता है उससे वृद्धि करने पर दिए जाने के इसमें प्रावधान किए गए हैं। प्रत्येक शिक्षक से अपेक्षा की गई है कि वो 1 वर्ष में 50 घंटे अपने व्यावसायिकरण को बढ़ाने में प्रदान करे, उसमें ज़्यादा पारंगतता वो प्राप्त करे। साथ में आप ये देखिए, हिंदुस्तान में 1,08,000 कुछ स्कूल हैं, सिंगल टीचर स्कूल है, एकल विद्यालय जिनमें बोलते हैं। उनमें से 85,000 तो प्राथमिक विद्यालय हैं। अब आप ये बताइए कि वो एकल विद्यालय वाले जो स्कूल हैं उनमें यदि शिक्षक योग्य नहीं होगा तो वो कैसे पढ़ा पाएगा? 3-3, 4-4 जो विषय हैं वो कैसे पढ़ा पाएगा? तो शिक्षक के लिए प्रावधान किए गए कि वो प्रशिक्षणों के माध्यम से अपना जो बहुत अच्छा से अच्छा दे सकता है वो दे। इससे पूर्व जो शिक्षक बनते थे वो 1 वर्षीय 2 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम के द्वारा बनते थे। अब बीएड पाठ्यक्रम को 4 वर्षीय किया जा रहा है और उसे एकल शिक्षण के लिए नहीं किया जा रहा है, वो बहुविषयक होगा। जो 4 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम होगा उसमें जो ट्रेंड टीचर होगा वो तो दूसरे विषयों के साथ कि बीएड जो करते थे एक तरीके से शिक्षकों का जो प्रशिक्षण 1 वर्ष का होता था किसी समय में, वो 4 वर्ष का होगा। तो बहुत उनकी क्षमताएं बढ़ने वाली हैं, बहुत क्षमताएं बढ़ने वाली हैं। और जो उच्च शिक्षा में भी इसकी व्यवस्था इस तरीके से की गई है कि जो डिग्री 3 वर्ष की हुआ करती थी वो उसको 4 वर्ष में कन्वर्ट कर दिया और 4 वर्ष में वो अलग अलग विषय लेके डिग्री लेगा। उन अलग विषयों के साथ में जैसे वो 1 वर्ष में निकलता है तो उसको सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 वर्ष में वो निकलेगा तो उसको डिप्लोमा मिलेगा, 3 वर्ष में निकलेगा तो डिग्री मिलेगी और 4 वर्ष वो पूरे करता है तो उसको रिसर्च फेलो, रिसर्च बैचलर की डिग्री प्राप्त होगी। और यदि वो बीएड करता है तो उसके पास विकल्प है, वो 1 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम चुन सकता है, वो 2 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम चुन सकता है और यदि उससे पहले वो बीएड पाठ्यक्रम चुन रहा है तो 4 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम चुन सकता है। वो अपने पेशे के प्रति पूरी ईमानदारी और रुचि के कारण ही जुड़ेगा, ऐसा नहीं कि मजबूरी में 1 वर्ष की बीएड कर ली और नौकरी लग गया शिक्षक। ये भी विद्यार्थियों को बहुत बड़ा लाभ है कि यदि वो उच्च शिक्षा में एक बार प्रवेश भी कर गए तो कम से कम डिप्लोमा लेकर तो निकलेंगे, 1 वर्ष की पढ़ाई भी बिल्कुल करेंगे। इसमें बहुत ही बढ़िया प्रावधान है और वो एक उसकी आत्मसंतुष्टि का भाव है कि यदि वो बीच में छोड़ भी रहा है तो वो ये कहेगा मैंने सर्टिफिकेट ले लिया, मैंने डिप्लोमा ले लिया या मैंने डिग्री ले ली, या फिर वो गर्व से कहेगा कि मैं रिसर्च। प्रमोद जी, जब शिक्षकों के क्षेत्र की बात करते हैं तो कई बार विषय आता है शिक्षक पुरस्कारों को लेकर भी। सामान्य रूप से ये भाव रहता है कि शिक्षक यदि अच्छा कार्य कर रहे हैं तो उनका उत्साहवर्धन भी उस माध्यम से होना चाहिए। क्या लगता है इस विषय को लेकर भी कुछ इसमें प्रावधान है, कोई दृष्टि है इस प्रकार की? नई शिक्षा नीति में शिक्षकों को प्रोत्साहन के लिए जो उनकी प्रगति देनी है वो प्रावधान है, लेकिन मैं जो आप पुरस्कारों की बात कर रहे हैं ये पुरस्कार प्रणाली से मैं थोड़ा सहमत कम हूँ, क्योंकि पुरस्कार प्रणाली के लिए जो वर्तमान में चल रही थी उसमें शिक्षक को स्वयं को वो प्रमाण पत्र जुटाने होते थे और शिक्षक को फॉर्म भर के देना होता था कि मुझे पुरस्कार दीजिए। मैं बहुत सारे शिक्षकों को जानता हूँ जिन्होंने अपने जीवन में कभी ब्लॉक स्तर पर भी फॉर्म भर के नहीं दिया कि मुझे पुरस्कार दिया जाए। उनका पुरस्कार उनके पास पढ़ने वाले छात्र छात्राएं हैं जो अपने माँ बाप से बढ़कर उन गुरुओं को मानते हैं। ये जो भारत है ये गुरु को तो वैसे ही सम्मान देता है। ये समर्थ गुरु रामदास की भूमि है, ये आचार्य चाणक्य की भूमि है। इन गुरुओं का मान जो बढ़ा है वो इनके शिष्यों के कारण बढ़ा है। तो शिक्षक को किसी सम्मान की अलग से आवश्यकता हो ऐसा मैं नहीं समझता हूँ। उसे समाज मान सम्मान देता है और समाज मान सम्मान तब देगा जब वो अपने विद्यार्थियों के लिए, अपने बच्चों के लिए शानदार ढंग से पूरे दायित्वों का निर्वहन करेगा। बहुत बड़ी बात प्रमोद जी ने कही है कि किसी भी विद्यार्थी
की जो सफलता है उससे बड़ा कोई पुरस्कार उसके शिक्षक के लिए नहीं हो सकता। और निश्चित रूप से ये भी कहा जाता है हमारे यहाँ तो कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। ईश्वर के बराबर का दर्जा गुरु को दिया गया है। प्रमोद जी, समय की सीमा है, विषय हालांकि बहुत बड़ा है लेकिन समय की सीमा, कार्यक्रम हमारा अंतिम चरण में है। बहुत संक्षेप में आपसे जानना चाहेंगे क्या संदेश देना चाहेंगे इस नई शिक्षा नीति को लेकर, अभिभावकों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, शिक्षकों के लिए, बहुत संक्षेप में। देखिए, प्रत्येक शिक्षक का ये दायित्व है। समाज की मूलभूत आवश्यकता एक तो शिक्षा, दूसरी चिकित्सा है। शिक्षा और चिकित्सा ये पुण्य के काम है, जीविकोपार्जन के काम नहीं है। जो यदि अपनी आत्मा के साथ यदि शिक्षा से जुड़ा हुआ है और इस शिक्षा नीति के मूलभूत तत्वों को समझकर उन्हें समाज में लागू करता है, तो ये जो अराजकता या ये बहुत सारी समस्याएं, क्षेत्रवाद, जातिवाद, ये जो समस्याएं हैं, इस शिक्षा नीति, ये भारतीयता की शिक्षा नीति है, ये हमें राष्ट्रवाद की शिक्षा नीति पर चलने का अवसर देगी। तो प्रत्येक शिक्षक का ये धर्म है, दायित्व है कि वो शिक्षा नीति की मूल मर्म को समझे और भारतीयता, राष्ट्रीयता, इस देश की प्रगति, इस देश को विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने की भावना, ये सब स्थापित करे। ये मेरा प्रयास है। प्रमोद जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने तमाम सवालों का बहुत ही सहजता से, सरलता से आपने जवाब दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि ये नई शिक्षा नीति भारत की शिक्षा नीति है, भारतीय गौरव की शिक्षा नीति है, राष्ट्रीयता की शिक्षा नीति है। और साथ ही साथ ये भी कहते हैं विद्वान कि शिक्षा के साथ संस्कार बहुत आवश्यक है। यदि शिक्षा के साथ संस्कार है तभी वह राष्ट्र के लिए काम आने वाले, राष्ट्र को आगे ले जाने वाले नागरिक तैयार करती है। और संस्कार विहीन शिक्षा आतंकवादी भी पैदा कर सकती है, लेकिन संस्कार युक्त शिक्षा अच्छे नागरिक तैयार करती है, अच्छे बेटे तैयार करती है, अच्छे राष्ट्र का निर्माण करती है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ देंगे इस कार्यक्रम को विराम। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।